के टाइम पे अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने निकलें तो हो सकता है कि आपको सबसे पहले ओरिजिनल से पहले आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिले। हर ओरिजिनल ब्रांड का आपको जो है मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो खाने पीने वाली चीज़ें वो एडल्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि उनमें मिलावट होता है। आप चावल परचेज करने जाइए तो चावल में आधे कंकड़ आपको मिल जाएंगे, दाल में कंकड़ मिल जाएंगे, या फिर आप पेट्रोल परचेज करते तो पेट्रोल में भी वहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरीके की जो है वहाँ पे ऑयल मिक्स करके जो आपको पेट्रोल बेच रहे हैं। तो हर जगह पे आपको एडल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से फॉल्स एडवर्टीजमेंट, मिस एडवर्टीजमेंट जो है होता है कि जहाँ पे आपको दिखाया तो कुछ और जाएगा एडवर्टीजमेंट में, एक्चुअली में आपको कुछ और बेचा जाता है। आपको वारंटी गारंटी बोलकर आपको जो है प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, लेकिन बाद में जो आपको वारंटी गारंटी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि कंज्यूमर के साथ होते हैं, और उन सभी फ्रॉड से कंज्यूमर को बचाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साइड से जो फ्रॉड होता है, तो इन सब चीज़ों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया। क्लियर। तो पहले 1986 था, लेकिन अब जो है 1986 को रिप्लेस करके 2019 जो है एक्ट लेटेस्ट वो चल रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जहां पे डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं और डिफरेंट पेनल्टीज, और अगर आप जो है जो मैन्युफैक्चरर सप्लायर अगर कोई टाइप की गलती करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी, क्या उसको पनिशमेंट दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट में इन डिटेल बताई गई हैं। टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए आया? जिससे कि जो है अथॉरिटीज सेटअप किया जा सके, जिससे कि जो कंज्यूमर की डिस्प्यूट्स हैं उसको टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सेटल किया जा सके। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वही फॉलो किया जाता था। उसके बाद 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो बिल है 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, इसको जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी ने वो 9 अगस्त को जो है इसको साइन किया, और उसी दिन जो है गेजेटेड में नोटिफाई भी कर दिया गया। उसके बाद फिर 20 जुलाई 2020 से जो है ये इफेक्ट में आया, यानी कि 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और ये जो है सभी चीज़ों पे, यानी कि गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सब पे एप्लीकेबल है। क्लियर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव बात करें तो क्या है, एम क्या है कि ये कंज्यूमर की राइट्स को, कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। उनके डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए जो है डिफरेंट रेडियल एजेंसीज बनाया गया है, और साथ ही साथ जिसने गलती की है, जिसने कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया है, उनको जो है पनिशमेंट देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 में डिफरेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट क्या होता है, वहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में जो है डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या कहा गया कि मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि आप किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ के जरिए आप जो है अगर अपने ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हो, चाहे वो लाइटिंग के जरिए आप कुछ दिखा रहे हो, चाहे साउंड के जरिए कुछ बता रहे हो, चाहे स्मोक यानी धुआं के जरिए बता रहे हो, गैस के जरिए बता रहे हो, किसी भी जरिए से आप जो है कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, या चाहे आप नोटिस, सर्कुलर, लेबल या रैपर के जरिए कम्युनिकेट करें, तो वो चीज़ एडवर्टीजमेंट कहलाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसी तरीके से सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में कंज्यूमर कौन है उनको डिफाइन किया है। तो कंज्यूमर मीन्स any person who buy any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि कोई गुड्स को जो है परचेज करता है इन कंसिडरेशन, यानी कि गुड्स को परचेज करेगा, उसके बदले उसको वो पैसा देता है, या तो उसने दे दिया है या फिर वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा दिया, थोड़ा बहुत बाद में देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में दे दूंगा। तो वो कौन हो गया, कंज्यूमर हो गया। यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो नेक्स्ट लाइन है कि डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि अगर आप कॉमर्शियल पर्पज से या फिर रीसेल करने के लिए आप जो है प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। कंज्यूमर कौन होगा, जो अपने कंजम्पशन के लिए जो है किसी गुड्स को परचेज करता है और उसके लिए जो है पेमेंट करता है या फिर प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा रिमेनिंग। क्लियर। तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। इसी तरीके से हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस
कोई भी पर्सन जो कोई चीज़ हायर कर रहा है या फिर कोई सर्विस अवेल कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, तो उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। तो गुड्स के केस में क्या हो गया कि सामान खरीदा, उसके बदले उसने पेमेंट किया या फिर पार्टली पेड करता है तो वो कंज्यूमर हो गया, या फिर कोई सर्विस उसने हायर की या फिर उसको अवेल किया तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। जैसे कि आप ओला बुक करते हैं तो ओला क्या है, सर्विस है, आपने उसको हायर किया 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हायर किया, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो आपने क्या किया, उस सर्विस का यूज़ किया, तो आप क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए। क्लियर। तो कंज्यूमर ये कहलाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे टोटल 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स के अंदर आते हैं, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर का राइट बनता है कि ये चीज़ें उसको मिलेंगी। पहला क्या है, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हैं उनकी मार्केटिंग से बचाया जाए, या बचने का राइट है किसका, कंज्यूमर का, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे उनको खतरा हो सकता है उनकी लाइफ को, उनके प्रॉपर्टी को, उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, पोटेंसी यानी कि पावर, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द केस में बी सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर का राइट होता है कि वो किसी भी गुड्स प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने से पहले उसको क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी पावर, उसकी प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका प्राइस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दी जाए, उसको मिले। क्लियर। नेक्स्ट जो है थर्ड राइट, दैट इज द राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो उसको जो है प्राइस को कंपेयर करने का मौका मिले, यानी कि ये नहीं कि मजबूरी है कि आपको यहीं से शर्ट लेना है, आप शर्ट परचेज करने जाते हो तो शर्ट एक ही दुकान से लेना, ऐसा मजबूरी नहीं है। आप शर्ट हो सकता है एक दुकान पे गए, नहीं पसंद है, दूसरे पे जाइए, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे जाइए। तो ये राइट है कंज्यूमर का कि उसको जो है वैरायटी ऑफ गुड्स को एक्सेस करने का मौका दिया जाए जहां तक पॉसिबल है। नेक्स्ट है द राइट टू बी हर्ड एंड सो बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फॉरम, यानी कि जो डिफरेंट फॉरम बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जहां पे कंज्यूमर जो है अपने डिस्प्यूट्स को वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी सप्लायर, किसी भी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, तो वो कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको सुना जाए। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि आपको सुना ही नहीं जाता और आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो ऐसा ना हो। ये राइट है कंज्यूमर का कि उसकी प्रॉब्लम, उसकी डिस्प्यूट्स को पर्टिकुलर फॉरम में, एप्रोप्रिएट फॉरम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल कमीशन, वहाँ पे उसको सुना जाए। नेक्स्ट है द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि ये कंज्यूमर का राइट होता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सप्लायर की या फिर मैन्युफैक्चरर की गलती थी तो उस केस में कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको रिड्रेसल मिले। यानी कि सपोज कि आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, एक ही दिन में खराब हो जाता है और सेलर ने जो है आपको प्रॉमिस किया था कि ये 1 साल चलेगा, तो यहाँ पे कस्टमर को राइट है कि उसको जो है वो 10,000 रुपये रिफंड मिले, या फिर उसकी वजह से अगर कोई और लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी भी भरपाई जो है वो की जाए मैन्युफैक्चरर द्वारा। ये राइट बनता है किसका, कि सीक रिड्रेसल, यानी कि कोई भी अगर आपने जो है मैन्युफैक्चरर ने, सप्लायर ने गलत प्रोडक्ट सेल किया, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है उसकी भरपाई की जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि कस्टमर का ये राइट बनता है, कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि उसको अवेयर किया जाए। तो ये 6 राइट्स जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में बताए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 जिसमें गुड्स को डिफाइन किया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड फूड। तो गुड्स क्या है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी और फूड जो है वो गुड्स कहलाता है। एज डिफाइंड एज क्लॉज जे ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि फूड यहाँ पे जो बात कही कि इंक्लूड फूड्स, तो गुड में फूड्स पे इंक्लूड होते हैं, तो वो फूड की डिफिनेशन जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइन किया गया है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सके, और फूड को भी इंक्लूड किया जाता है गुड में। वहीं पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चरर को डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि कोई गुड बना रहा है या फिर किसी गुड्स का कोई छोटा पार्ट बना रहा है, जैसे गाड़ी, तो गाड़ी का हैंडल बना रहा है, टायर बना रहा है, तो क्या होगा,
मैन्युफैक्चर होगा। नेक्स्ट है असेंबल्स एनी गुड और पार्ट देयर ऑफ मेड बाय अदर। तो यहाँ पे क्या है कि वो अलग अलग लोगों से बनाए गए प्रोडक्ट को असेंबल करता है, उसके बाद फिर जो है वो आगे जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा। तीसरा कैटेगरी क्या है, पुट्स और कॉस्ट टू बी पुट हिज ऑन मार्क ऑन एनी गुड मेड बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि किसी और ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप अपना मार्क जो है उस प्रोडक्ट पे लगा देते हो, तो आप भी क्या कहलाओगे, मैन्युफैक्चर कहलाओगे। जैसे कि PNG हो गया और जो है HUL हो गया, तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट किसी और से लेते हैं, मैन्युफैक्चर कोई और होता है और मार्केटिंग ये लोग करते हैं अपने ब्रांड से, तो ये भी क्या होंगे, मैन्युफैक्चर ही कहलाएंगे। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में 3 लोग आते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोडक्ट का कोई पार्ट बना रहा है, या फिर जो अपना नाम लगा रहा है, वो तीनों ही क्या होंगे, मैन्युफैक्चर कहलाएंगे। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। इसमें जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को डिफाइन किया गया है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस मींस एन एडवर्टीजमेंट व्हिच फाल्सली डिस्क्राइब सच प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट कुछ और है, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट कुछ और डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। दूसरा, गिव्स ए फॉल्स गारंटी टू और इज लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर्स एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे क्या है कि फॉल्स गारंटी दे रहा है, आपको प्रॉमिस करता है कि ये तो प्रोडक्ट है 10 साल तो चलेगा, कुछ भी कह लो, लेकिन वो चलता 1 साल भी नहीं होता है इस केस में। तो इस टाइप की जो है अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी। वहीं पे डेलिबरेटली कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एडवर्टाइजर है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो है जानबूझकर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो आपसे छुपा लेता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम उसको कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो डिफिनेशन दी गई है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में प्रोडक्ट क्या होता है वो चीज़ बताया गया। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 में बताया गया है, प्रोडक्ट मीन्स एनी आर्टिकल और गुड्स और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ सच प्रोडक्ट विच मे बी इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट, possessing intrinsic value which is capable of delivery either as a wholly assembled or as a component part and is produced for introduction to trade or commerce। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसा गुड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है जो चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में, चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, उसकी कुछ वैल्यू हो और जो उसको वो कैपेबल हो कि डिलीवर किया जा सके, यानी कि उसको आप बेचा जा सके, यानी कि आप उसकी ट्रेड कर सकते हो, उसकी कॉमर्स कर सकते हो उसको, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बेच सको, जो मूवेबल हो, जो आप उसको, जिसका व्यापार आप कर सको, वो चीज़ प्रोडक्ट कहलाएगी। बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट एंड ऑर्गेन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर। तो प्रोडक्ट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप जो है डिलीवर कर सको, जिसको आप जो है, जिसका आप ट्रेड कर सको, जिसका आप कॉमर्स कर सको, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। लेकिन उसमें ह्यूमन टिश्यू, ब्लड प्रोडक्ट और ऑर्गेन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में सर्विस को डिफाइन किया गया है। सर्विस मीन्स service of any description which is made available to potential user and includes banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing, construction, entertainment, amusement or the purveying of news or other information। तो ये सब क्या है, ये सर्विस है। यानी कि सर्विस में आप चाहे बैंकिंग करो, फाइनेंस करो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, ये सर्विस है। जो आप अम्यूजमेंट पार्क देखते हैं ना, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, वो क्या है, सर्विस है। तो सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। तो अगर आप कोई पर्सनल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या फिर आपने फ्री ऑफ चार्ज कोई सर्विस अवेल किया है, तो वो यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पता भी होनी चाहिए कि जैसे ये जो राइट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ये जो है जॉन एफ कैनेडी जो कि फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है एक मैसेज में राइट ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये जो है 5 राइट्स जो है वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बताए थे, जो कि वर्ल्ड में फैला। और उसके बाद फिर इंडिया ने भी जो है इसको अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उसको इंक्लूड भी किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के हैं और कंज्यूमर्स को उन राइट्स को अवेल भी करना चाहिए। लेकिन कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज करते वक्त उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि उनको फॉलो करनी चाहिए, उनको निभानी चाहिए। जैसे कि बी क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि
कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सही से काम करे, उनको वारंटी और गारंटी जो है प्रॉपर मिले और उनका पैसा वेस्ट ना जाए। दूसरा कि बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट आप कहीं देख भी रहे हो तो आप जो है खुद भी अपना कॉन्शियस, अपना दिमाग लगाइए कि ये एडवर्टीजमेंट क्या सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे फ्री में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई चीज़ फ्री होती नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया जाता है कि आप ये कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, आप जो है पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप क्रीम लगा लीजिए, आप गोरे हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब क्या है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट अ वैरायटी ऑफ गुड बिफोर मेकिंग अ सिलेक्शन, ये भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वो जो है उसको अच्छे से चेक कर लें। क्लियर? तो ये जो है, और वो एक प्रोडक्ट को नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस को जो अल्टरनेट होते हैं उनको भी चेक करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की, ये नहीं कि आप एक शॉप पे घुसे वहीं से प्रोडक्ट लिए चले आए, नहीं, कंपेयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कलेक्ट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कहीं पे भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन यानी कि रिसिप्ट जो है वो जरूर कलेक्ट करिए, तभी आप जो है आगे चल के उसको कंप्लेन कर पाएंगे कि हाँ मैंने आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस डेट को और इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट में परचेज किया था, नहीं तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि मस्ट बी अवेयर ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कंज्यूमर्स के भी होती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो अनफेयर का मतलब होता है कि जब आप रूल को फॉलो नहीं करते हो या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम अनफेयर माना जाता है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि जब आप ट्रेड करते हो, यानी कि आप व्यापार कर रहे हो, तो उस वक्त जब आप रूल फॉलो नहीं करते हो या फिर कोई मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस which adopts any unfair method or unfair or deceptive practice for the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the provision of any services, यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्रमोशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप किसी भी अनफेयर मेथड का या फिर अनफेयर डिसेप्टिव प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो वो चीज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। क्लियर? दैट इज डिफाइंड अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। तो अब बात कर लें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल, यानी कि अगर जो सेलर है वो कोई गुड्स सेल कर रहा है और वो जो है फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब कि चाहे बोल के रिप्रेजेंट करे, चाहे लिख के, चाहे वो आपको कहीं पे जो है पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कि उसकी जो गुड्स हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जो है पूरी क्वांटिटी में है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो रियलिटी में क्या होता है कि वो 90 kg का था लेकिन आपको बता रहा है कि वो 100 kg का है। वो बताता है आपको कि ग्रेड ए है लेकिन एक्चुअली में वो बी ग्रेड का होता है। कंपोजिशन कुछ और होता है लेकिन वो कंपोजिशन आपको कुछ और बताता है। गाड़ी का मॉडल हो गया, फिर कोई प्रोडक्ट का जो गुड्स का मॉडल है, स्टाइल है, कुछ और होता है लेकिन आपको जो है गलत रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। तो जब भी गुड्स को लेकर रियलिटी में कुछ और हो और आपको बताया कुछ और जाए तो इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे कि जो है उसी को बताइए, जो चीज़ है, गुड्स की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, जो उसका क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कंपोजिशन है, वही बताइए। जब आप रियलिटी कुछ और है और बताते कुछ और हैं तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। इसी तरीके से सर्विस में भी है, फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड, यानी कि जब जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो झूठ बोलता है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो सर्विस है वो अच्छी स्टैंडर्ड की है, अच्छे क्वालिटी की है, उसका ए ग्रेड है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि जब भी वो गलत तरीके से अपने सर्विस की क्वालिटी को शो करता है। फॉल्सली रिप्रेजेंट एनी रिबिल्ट, सेकेंड हैंड, रिमोवेटेड, रिकंडीशनड और ओल्ड गुड एज अ न्यू गुड, यानी कि जो सेलर है वो किसी पुराने सामान को या फिर जो है किसी का सामान खराब हो गया था उसी सामान को नया सामान बताकर आपको बेच देता है, तो वो क्या है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। यानी कि पुराना सामान को आप नया सामान बता के आप जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हो, तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है दैट इज रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स और सर्विस हैव स्पॉन्सरशिप
approval, performance, characteristics, accessories, uses और benefit which such goods or service do not have। यानी कि जो सेलर का गुड्स है वो उसके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, कोई अप्रूवल नहीं होता किसी अथॉरिटी से, कोई परफॉर्मेंस का उसके पास जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता है, कोई एसेसरीज नहीं होती है, लेकिन आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर। इसी तरीके से रिप्रेजेंट्स दैट द सेलर और द सप्लायर हैज स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे क्या है कि गुड्स, और पहले वाले में क्या था कि गुड्स और सर्विस के पास स्पॉन्सरशिप है, लेकिन यहाँ वाले में क्या बता रहे हैं कि जो सेलर है या जो सप्लायर है उसके पास स्पॉन्सरशिप है या फिर अप्रूवल है या फिर एप्लीकेशन है, जबकि एक्चुअली में नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास एफिलिएशन है, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास अप्रूवल है, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके गुड्स का जो है अप्रूवल है, स्पॉन्सरशिप है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये क्या हो गया? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो सेलर होता है वो ये बोलता है कि आपके लिए ये जो गुड्स है बहुत यूजफुल है, जबकि एक्चुअली में यूज़फुल नहीं होता। ये सर्विस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन एक्चुअली में वो सर्विस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो जब इस तरीके से कोई सामान जो है बेनिफिशियल बता के आपको बेचता है तो वो चीज़ क्या कहलाता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि आपको पता है, जो सेलर है उसको पता है कि सामान जो है बेकार है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको ये बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर परचेज करिए। तो उस केस में वो क्या कर रहा है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, efficacy or length of life of a product or of any good that is not based on adequate or proper test। यानी कि जो सेलर है उसने उस गुड्स की कोई भी टेस्टिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है आपसे कि ये गुड्स जो है बहुत 2-3 सालों तक चलेगा, इसके लिए मैं आपको वारंटी दे रहा हूँ, फिर गारंटी दे रहा हूँ, जबकि उसने खुद ही टेस्ट नहीं किया, प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, एडुकेट टेस्ट नहीं किया है, और उसके बिना टेस्टिंग के ही वो आपको वारंटी या गारंटी दे रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है? वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। मटेरियल misleads the public concerning the price at which a product or like product or goods or service have been or are ordinarily sold or provided। यहाँ पे क्या है कि मटेरियल क्या करता है? आपको मिसलीड करता है। किस चीज़ को लेके? प्राइस को लेके। वो कहेगा कि अरे भैया मार्केट में ही इसका रेट जो है 100 रुपये चल रहा है, जबकि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा होता है? 50-60 रुपये चल रहा होगा, लेकिन आपको क्या होता है? भैया मार्केट में ही महंगा है तो हम क्या करें, हम भी 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो मिसलीड कर रहा है प्राइस को लेकर। तो क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस्पैराजिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो सेलर है वो किसी दूसरे सेलर के गुड्स के या सर्विस के बारे में बोलता है कि यार उसका सामान खराब है, उसका मत लेना, वो बहुत घटिया सामान बेचता है। यानी कि आप डिस्पैरेजिंग कर रहे हो, दूसरे के सामान को क्या कर रहे हो? लो क्वालिटी का बता रहे हो, लो वैल्यू का बता रहे हो। तो ये भी क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप अपना सामान छोड़ के दूसरे की क्वालिटी को क्या कह रहे हो? आप बेकार कह रहे हो। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ अगर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो गलत व्यापार कर रहा है। क्लियर। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर किसी भी बायर के साथ, कंज्यूमर के साथ ये प्रैक्टिस होता है तो वो जो है कंज्यूमर फोरम में जाके केस कर सकता है उस सेलर के अगेंस्ट, उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, और उस पर जो है उसको जो है रिड्रेसल मिलता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ये डिफाइन किया गया है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। यानी कि जब भी कोई ऐसा व्यापार में कोई ऐसा काम किया जाता है सेलर द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा, सप्लायर द्वारा, जिससे प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में मैनिपुलेशन होता है, या फिर जो है डिलीवरी की कंडीशन चेंज हो जाती है, उसकी डिलीवरी की कंडीशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एक से आप जो है कम पैसा चार्ज कर रहे हो, दूसरे से सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस हो गया, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। कंडीशन ऑफ डिलीवरी, रिफ्यूजल टू डील, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डील ही करने से रिफ्यूज कर देंगे। अगर आपको सपोज रहे कि आप जो है एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, तो ए वाले ने बी को रिफ्यूज करना है, तो ए वाला क्या करेगा कि बी वालों से डील करना ही बंद कर देगा। तो ये क्या हो गया? ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। उत्तर प्रदेश और झारखंड है, उत्तर प्रदेश के लोग जो है झारखंड का सामान परचेज करना बंद कर दें, डील करना बंद कर दें, या झारखंड वाले उत्तर प्रदेश से डील करना बंद कर दें, तो क्या होगा? ये ट्रेड प्रैक्टिस क्या कहलाएगी? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कराएगी। यानी कि डिलीवरी पे कहीं ना कहीं रोक लग जा रही है। अब यूपी झारखंड से डील
नहीं करेगा तो यूपी का सामान झारखंड नहीं जाएगा, झारखंड सामान यूपी में नहीं आएगा, तो डिलीवरी पे क्या हो रहा है, कंडीशन लग रहा है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ सकती है। क्लियर। तो ये चीज़ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। To affect flow of supplies in the market relating to goods or service in such a manner as to impose on the consumers unjustified cost or restrictions। यानी कि जब जो फ्लो है सप्लाई का, जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसकी सप्लाई जब मार्केट में रुक जाती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कस्टमर के ऊपर पड़ने लगती है। भाई मार्केट में अगर प्याज आना बंद हो जाता है तो प्याज की प्राइस क्या होते हैं, महंगे पड़ जाते हैं। अब कस्टमर को जो प्याज जो है 10 रुपये 20 रुपये किलो मिल सकता है, वो कस्टमर को जो है 50 60 और 100 रुपये में जाके परचेज करना पड़ जाता है। क्लियर। और वहीं पर रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं कि आपको जो है खाली 2 किलो मिलेगा, 3 किलो मिलेगा। भाई महंगा इतना हो जाता है कि आप जो क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम कर देते हो, सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदोगे, महंगा होगा तो कम खरीदोगे, तो रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं, कोटा लग जाता है। तो यानी कि जब भी कोई ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है व्यापार में जिसकी वजह से सप्लाई रुकती है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है और जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लग जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती है। जैसे कि होर्डिंग में होता है, होर्डिंग में लोग अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लेते हैं, मार्केट में सप्लाई रुक जाती है और फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तब वो जाके मार्केट में प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो वो चीज़ क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और इंक्लूड होती हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वो क्या है, पहला, डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू by a trader in supply of such goods or in providing the services which has led or is likely to lead to rise in the price। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई आपने जो है किसी से एग्रीमेंट करके रखा था डीलर से, ठीक है, कि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जो है सर्विस या फिर जो है गुड्स को डिलीवर करेगा, लेकिन वो डिले करता है। वो क्या करता है, डिले करता है, जानबूझ के लेट करता है, इंतजार करता है कि प्राइस बढ़ जाए, या फिर जानबूझ के डिले करता है जिससे कि प्राइस बढ़ जाए। या तो उसको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है इसलिए डिले करता है, या फिर इसलिए डिले कर रहा है जिससे कि प्राइस बढ़ जाए। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा पॉइंट है, एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर अ कंज्यूमर टू बाई, हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विस एज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ अदर गुड्स और सर्विस। यानी कि अगर आप जो है किसी कंज्यूमर के सामने ये शर्त रख देते हो कि आपको हम जो है प्रोडक्ट ए तभी देंगे जब आप प्रोडक्ट बी को परचेज करोगे, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गई। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हो कि आपको ये खरीदना ही खरीदना है। क्लियर। तो ये क्या है, राइट, जो कंज्यूमर के राइट है वो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक होते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सप्लायर क्या करता है कि वो कंज्यूमर से बोलता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या प्रोडक्ट ए परचेज करना है तो आपको पहले प्रोडक्ट बी परचेज करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके का कोई केस आपको दिखता है तो ये भी क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है और इसके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर फोरम में जाया जा सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस हो रहे हो, मैनिपुलेशन हो रहा हो प्राइस का, या फिर जो डिलीवरी है, जो फ्लो है सर्विसेज का, सप्लाई का, वो जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करता है, या फिर सपोज कि कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है, फिर एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, तो उस केस में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उसको जो है डिफरेंट पेनल्टीज जो है वो लगाए जाते हैं। तो जैसे कि अलग अलग सेक्शन में जो है यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है कि किस सेक्शन के तहत अगर वो कौन सा ऑफेंस करता है तो उसको क्या पेनल्टी लगेगी, कितने साल की जेल होगी, कितना फाइन लगेगा। तो सेक्शन 89 है सबसे पहले। तो सेक्शन 89 में जो है अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर वो जो है फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है, एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हु कॉज अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट कुछ और है, आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाया जा रहा है, आपको एडवर्टीजमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको 2 साल तक की सज़ा, उसके साथ साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है उसको लग सकता है। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख, यानी कि 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है उसको लगेगा अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फिर फॉल्स एडवर्टीजमेंट जो है दिखाता है। एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यानी कि उसके बाद पहली बार उसने की तो ये 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, अगर उसके बाद फिर से वो दोबारा गलती करता है तो यही जो इम्प्रिजमेंट है वो 5 साल तक का हो जाएगा एंड जो फाइन है वो 50 लाख रुपीज़ तक का एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि उसको दोबारा वो गलती करता है तो 5 साल तक की जेल हो जाएगी और साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक का जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। वहीं पे सेक्शन 90 में कहता है कि हु एवर बाई हिमसेल्फ और बाई एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ manufactures for sale or stores or sell or distribute or import any product containing an adulterant shall be punished। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि
चाहे कोई भी हो, या खुद कर रहा हो या फिर किसी दूसरे से करवा रहा हो, क्या चीज़ कि वो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, उसको स्टोर कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो वो भी जो है ऑफेंस है और उसके तहत जो है उसको अलग अलग जो है इम्प्रिजमेंट और फाइन लग सकता है। तो उसके अलग अलग कैटेगरी हैं। पहला है कि उस प्रोडक्ट की वजह से, यानी कि जो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, उस प्रोडक्ट की वजह से कोई भी इंजरी कंज्यूमर को नहीं होती है, लेकिन एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट था, तो उस केस में जो है उसको 6 महीने तक की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी टू द कंज्यूमर विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। यानी कि एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट उसने बनाया, स्टोर किया, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उससे किसी कंज्यूमर को इंजरी नहीं हुई, तो उस केस में उसको 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए तक का जो है उसको फाइन लग सकता है। वहीं पे बी है कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रेवियस हर्ट, यानी कि इंजरी तो हुई लेकिन जो है उसको कंज्यूमर को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा कि इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 1 साल तक की होगी और वहीं पे फाइन भी लगेगा जो कि 3 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने बनाया, स्टोर किया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इंपोर्ट किया और उसकी वजह से किसी कंज्यूमर को इंजरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा गहरा इंजरी नहीं होता है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में कई महीनों तक रहना पड़े, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चर होगा उसको जो है 1 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, फाइनेंशियल फाइन जो है लगाया जा सकता है। वहीं पे सी कैटेगरी आता है सेक्शन 90 में ही, कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रेवियस हर्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि इंजरी भी हुई और साथ ही साथ ज़्यादा गहरी इंजरी हुई कि यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसको, कई महीनों तक 2-3 महीनों तक जो है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस केस में जो जेल होगी वो 7 साल की होगी और जो फाइन लगेगा वो 5 लाख रुपए तक का जो है वहाँ पे लगाया जाएगा। क्लियर? इंजरी होगी लेकिन ग्रेवियस हर्ट नहीं था, ज़्यादा गहरा इंजरी नहीं था, तो उस केस में जो वहाँ पे फाइन लग रहा था वो 3 लाख रुपए तक का था, 1 साल तक की सज़ा थी। इंजरी हुई और ग्रेवियस हर्ट था, ज़्यादा गहरा इंजरी था जिसमें उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कई दिनों तक के लिए, तो 5 लाख रुपए तक का फाइन और 7 साल तक की सज़ा उसको दी जाएगी। वहीं पर सेक्शन 90 में ही अगर रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उस एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट की वजह से, गुड्स की वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो जेल होगी वो 7 साल से कम की जेल नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उस केस में उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल जो है जाना पड़ सकता है अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो 7 साल से कम की नहीं होगी और पूरी उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा उसको मिल सकती है। साथ ही साथ जो फाइन है वो 10 लाख रुपए से कम का नहीं लगेगा, यानी कि 10 लाख या उससे ज़्यादा जो है उसको फाइन भी देना पड़ेगा अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है उस एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि द ऑफेंसेस अंडर क्लॉज सी एंड डी, जो आप ऊपर देख रहे हैं सी एंड डी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के तहत आएगा, और नॉन बेलेबल यानी कि इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चर ने सेक्शन 90 में सी और डी कैटेगरी में आते होंगे उनको जो है बेल भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 91। 91 में क्या है, हुएवर बाय हिमसेल्फ or by any other person on his behalf manufactures for sale or store or sells or distribute or import any spurious goods shall be punished। अगर कोई मैन्युफैक्चर है या फिर खुद कर रहा है या फिर किसी और से करवा रहा है, वो बना रहा है, उसको स्टोर कर रहा है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर या फिर इंपोर्ट कर रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट, स्पूरियस प्रोडक्ट को, स्पूरियस गुड्स यानी कि फॉल्स गुड्स या फिर फेक गुड्स, तो अगर उसको जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको सेल कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी, तो उसको जो है वो ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए भी जो है यहाँ पे पेनल्टीज 91 में सेक्शन 91 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बताई गई हैं। क्या है, इफ सच एक्ट यानी कि स्पूरियस गुड्स की वजह से कॉजिंग इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रेवियस हर्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि जो है इंजरी हुआ है लेकिन ज़्यादा गहरी इंजरी नहीं हुई है, तो उस केस में जो है 1 ईयर का जो है वहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट होगा और साथ ही साथ उसको जो है 3 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। क्लियर? स्पूरियस गुड्स है, फेक गुड्स है, लेकिन उसकी वजह से जो है इंजरी हुई है कस्टमर को, लेकिन जो है ज़्यादा गहरी इंजरी हुई है, यानी कि उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी कई दिनों तक के लिए, तो उस केस में जो है मैन्युफैक्चरर को या फिर जिसने भी किया वो काम, स्पूरियस गुड्स को उसने जिसने भी बनाया या फिर स्टोर किया फिर सेल किया डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको 1 साल तक की जेल या फिर साथ ही साथ 3 लाख रुपए तक का उसको फाइन देना होगा।
क्लियर। वहीं पे दूसरा है इसी सेक्शन 91 में कि कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रेवियस हर्ट, यानी कि इंजरी भी और साथ ही साथ इतना ज़्यादा गहरी इंजरी कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कई दिनों तक के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उस केस में वही चीज़ कि 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वहाँ पे हो सकता है, होगा। क्लियर। वहीं पे सी कैटेगरी में है कि रिजल्ट इन डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, यानी कि उस स्प्यूरियस गुड्स की वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो इस केस में वही चीज़ होगी कि कम से कम 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद भी हो सकती है, और वहीं पे 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं लगेगा, यानी कि 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का जुर्माना भी उस पर लगेगा, फाइन लगेगा। तो उम्र कैद 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि ऑफेंसेज अंडर क्लॉजेज बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन 91 का बी और सी वाला क्लॉज है, यहाँ पे अगर कोई भी गिल्टी फाउंड होता है तो उस केस में वो क्या होगा, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के तहत आएगा और वो नॉन बेलेबल होगा, यानी कि उसको बेल नहीं मिलेगी। वहीं पे सेक्शन 93 जो है वो डायरेक्टर जनरल के लिए है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो सेक्शन 93 के तहत द डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 2, सेक्शन 22 में जो है कुछ पावर दी गई हैं डायरेक्टर जनरल को और ऑफिसर को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर वो जो है नॉन रीजनेबल ग्राउंड पे वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो है उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, उनको भी पेनल्टी लगाई जाएगी। अब सपोज ये सर्च करते हैं या कॉज टू बी सर्च बाई एनी प्रिपाइसेस या सीज्ड एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, यानी कि वो किसी रिकॉर्ड को सीज कर देते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट या आर्टिकल को जो है सीज कर देते हैं, तो उस केस में जो है उनको नो रीजनेबल कॉज, यानी बिना किसी रीजन के ये काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो है उनको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? सेल फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपये और विथ बोथ, यानी कि 1 साल तक की सजा या फिर उनको 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही उनके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी कि बिना किसी रीजन के वो जो है कहीं पे जाके सर्च कर रहे हैं किसी भी प्रीमाइसेस पे या फिर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को जो है सीज कर दे रहे हैं, तो उस केस में डायरेक्टर जनरल या फिर कोई ऑफिसर जो सर्च कर रहा है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, उसके ऊपर 1 साल तक की सजा या 1 साल तक का जेल या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। क्लियर। वहीं पे सेक्शन 88 में ये कहा गया कि हु एवर फेज टू कॉम्प्ली विथ एनी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 and 21 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months और with fine which may extend to 20 लाख रुपये और with both। तो अगर आप जो है सेक्शन 20 और सेक्शन 21 में जो चीज़ें सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर हैं, अगर उसमें से किसी भी चीज़ को आप कॉम्प्ली नहीं करते हो, यानी कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसको अगर वायलेट करते हो, तो उस केस में जो है 6 महीने का आपको जो है जेल हो सकता है और वहीं पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है, अगर जो है आपके ऊपर मतलब कि मैन्युफैक्चर या फिर जो भी वो कंज्यूमर राइट को वायलेट करता है उसके ऊपर। तो ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिफरेंट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 के तहत 3 कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो बनाए जाने हैं। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, दूसरा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। तो इन सभी काउंसिल का जो काम होगा वो होगा कि वो प्रोटेक्ट करें और प्रोमोट करें कंज्यूमर राइट्स को अपने अपने एरिया में। सेंट्रल है तो पूरे इंडिया में, स्टेट है तो अपने स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है कंज्यूमर के राइट्स को। क्लियर। तो सबसे पहले है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो है इसको बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश ए काउंसिल टू बी नोन एज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और जिसको बाद में हम सेंट्रल काउंसिल के नाम से जानेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है इस्टेब्लिश करेगा अपने नोटिफिकेशन के जरिए और उसको हम सेंट्रल काउंसिल के नाम से जानते हैं। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो जो है सेंट्रल काउंसिल क्या होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी और ये जो है इसमें दो टाइप के मेंबर होंगे। पहला द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में जो मिनिस्टर इन चार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का
वो जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। और इसके अलावा सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि जो भी इस डिपार्टमेंट से, जो कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट करते होंगे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, उनको भी जो यहाँ पे रखा जाएगा इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इन चार्ज होगा वो जो है इसका चेयरपर्सन होगा। क्लियर? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग्स की बात करें तो इनके जो मीटिंग्स होंगी तो सेक्शन 4 में बताई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कि द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब भी जरूरत हो तब भी ये जो है मीटिंग कर सकते हैं। बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कम से कम एक जो है मीटिंग इनकी होनी चाहिए कंपल्सरी। ठीक है? वहीं पे द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज चेयरमैन में थिंक फिट, यानी कि चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो भी टाइम और जो भी प्लेस जो है फिट रहता है वो जो है टाइम और प्लेस जो है इन्फॉर्म करेगा और उस टाइम और प्लेस पे जो है मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर? वहीं पे बात कर लें ऑब्जेक्टिव की, तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल काउंसिल, पहली चीज़ तो ये एडवाइजरी कमेटी है, जिनका जो मेन मोटिव होता है कि ये प्रमोट करें और प्रोटेक्ट करें कंज्यूमर के राइट्स की। क्लियर? द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जो सेंट्रल काउंसिल होगा वो एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से प्रमोशन और प्रोटेक्शन किया जा सकता है कंज्यूमर राइट्स के। तो कंज्यूमर राइट्स आपको पता ही है क्या क्या हैं। 6 कंज्यूमर राइट्स हैं। द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हैजार्डस होते हैं लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए उनकी मार्केटिंग से जो है प्रोटेक्ट किया जाना। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि ये आज जो कंज्यूमर की राइट होती है कि उनको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट unfair trade practices. The right to be assured wherever possible access to variety of goods and services at competitive price, यानी कि मोनोपोली नहीं चलनी है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट हो कि वो जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो गुड्स और सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकें। द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अस्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम, यानी कि जो डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, जो है सेंट्रल फॉरम, तो वहाँ पे जो है कंज्यूमर को सुना जाएगा। ये राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रमोट करना ही सेंट्रल काउंसिल का जो है काम होता है, यानी कि एडवाइस देना इस पर। द राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि आपने जो फॉरम में सुन तो लिया गया लेकिन आपको रिड्रेसल नहीं मिला, तो राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि जो भरपाई होती है कि आपको जो भी नुकसान हुआ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, उसके लिए आपको भरपाई भी मिले, उसका राइट। और लास्ट द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि आपको जो है कंज्यूमर राइट से रिलेटेड आपको एजुकेशन भी मिले। तो ये जो है 6 टाइप के राइट्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। तो इनको जो है इन पे एडवाइस करना कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, कि कैसे इसको प्रोडक्ट किया जाए, यही जो है सेंट्रल काउंसिल का काम होता है। तो ये जो राइट्स हैं ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट्स को जो है बताया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में इसको बताया गया है। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि सेक्शन 6 में है। द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जाहिर सी बात है कि इसको कौन बनाएगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी सेक्शन 6 के तहत। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश ए काउंसिल टू बी नॉन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड टू बी नॉन एज द स्टेट काउंसिल, यानी कि जो है इसको फिर फर्दर आप जो है स्टेट काउंसिल के नाम से जानेंगे। क्लियर? उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मध्य प्रदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो इस तरीके से जो है अलग अलग स्टेट का जो है अपना स्टेट काउंसिल होता है। द स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो स्टेट काउंसिल में क्या होगी? एडवाइजरी काउंसिल होगी जो कि अपने स्टेट में किस तरीके से कंज्यूमर राइट को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर एडवाइस करेगी। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की बात करें, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो जो है इसका चेयरमैन होगा। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि जो ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल हैं, जो कि कंज्यूमर अफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी जो इस टीम में रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 10 लोगों को, मैक्सिमम 10 लोगों को जो है इस टीम में, स्टेट काउंसिल में नॉमिनेट कर सकती है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज में बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में अपने 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है जो कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट है मीटिंग की बात करें स्टेट काउंसिल की, तो सेम है, बस यहाँ पे जो आपने सेंट्रल काउंसिल का देखा वहाँ पे एक मीटिंग होती है साल भर में, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कम से कम 2 बार इनके जो है मीटिंग होनी चाहिए। स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन होगा, वो उसके पास एक राइट होगा कि वो डिसाइड करे कि कहाँ पे और कितने बजे जो है टाइम और प्लेस क्या होगा मीटिंग का। क्लियर। और जो इनकी ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो सेक्शन 7 में बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट विद इन द स्टेट। यानी कि जिस स्टेट की काउंसिल है, जिस स्टेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है, उस स्टेट में किस तरीके से जो है कंज्यूमर की राइट्स को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर एडवाइस देना इस काउंसिल का काम होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि सेक्शन 8 में जो है बताया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, स्टेट के अंदर आता है, तो इसको कौन स्टैब्लिश करेगा, स्टेट करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन ए काउंसिल टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से कहेंगे। तो टोटल कितने काउंसिल हो गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल। क्लियर। सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8, सेक्शन 8 में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है यहाँ पे बताया गया। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो ये भी क्या होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि कंज्यूमर की राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में, वो जो है इस पर एडवाइस करेगी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वो जो है यहाँ का चेयरमैन होगा इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है जिनको भी नॉमिनेट करेगी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, उनको जो है यहाँ पे काउंसिल में रखा जाएगा। क्लियर। तो ये लोग मेंबर होंगे। बात कर लें कि मीटिंग के, तो सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक साल में 2 मीटिंग यहाँ पे भी होना जरूरी है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 2 मीटिंग, उधर जो है स्टेट काउंसिल में भी 2 मीटिंग हर साल होनी चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल काउंसिल है वहाँ पे 1 मीटिंग हर साल होना ही चाहिए। बाकी जब भी जरूरत पड़े वो अपनी मीटिंग बुला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो अपना टाइम और प्लेस डिसाइड करेगा कि कब कहाँ कैसे मिलना है। बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो सेक्शन 9 में सेम चीज़ बताई गई है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो सेंट्रल काउंसिल है वो पूरे इंडिया में जो है कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगी, उस पर एडवाइस देगी। वहीं पे जो स्टेट काउंसिल है वो अपने स्टेट में जो है कंज्यूमर राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उस पर एडवाइस देगी। और वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से जो है कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उस पर एडवाइस देगी। तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 8 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेक्शन 6 द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड सेक्शन 3 द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये सभी काउंसिल एडवाइस करती हैं कि किस तरीके से अपने पूरी कंट्री में, अपने स्टेट में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर राइट्स होती हैं, 6 राइट्स हैं जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साल में 2 बार मीटिंग करेगी कम से कम, स्टेट काउंसिल साल में 2 बार मीटिंग करेगी कम से कम, और वहीं पे जो सेंट्रल काउंसिल है वो साल में 1 मीटिंग जरूरी है करना। उसके अलावा जब भी चाहें, जब भी जरूरत पड़े वो मीटिंग कर सकते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट या फिर कंज्यूमर कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए, उसको डील करने के लिए, कंज्यूमर को जो है मुआवजा दिलाने के लिए 3 रिड्रेसल कमीशन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 28 में जो है बताया गया है। तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो यहाँ पर कस्टमर कब जाता है, जब अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज की और उसका कंसिडरेशन जो था वो 50 लाख यानी 50 लाख से कम था, तो उस केस में आप जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे। यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे और वहाँ पे जो है आपकी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। क्लियर। तो पहला ये हो गया। वहीं पे दूसरा है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 42 में समझाया गया है, बताया गया है, जिसको हम स्टेट कमीशन भी कहते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई ऐसा गुड्स या सर्विस परचेज किया जिसकी कंसिडरेशन यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख से 2 करोड़ थी, यानी 50 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ से कम थी, तो उस केस में जो है आप कहाँ जाएंगे, आपके स्टेट में जो रिड्रेसल कमीशन होगा, जो स्टेट कमीशन होगा, आप वहाँ जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है
डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए थे, वहाँ से ऑर्डर पास हो गया और आप उसके ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं हैं और लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है फर्दर आगे आना चाहते हैं, तो आप जो है स्टेट कमीशन में आके कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन गए, वहाँ से एग्रीव्ड हुए, आप वहाँ के ऑर्डर को आप जो है आपको लगता है कि ऑर्डर गलत हो, आप उसके अगेंस्ट जो है स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर 50 लाख से 2 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, आप सीधे स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर जो है आप जो है कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू जो है उसका कंसिडरेशन जो 2 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप जो सीधे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकते हैं, जिसको हम नेशनल कमीशन भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आने के लिए या तो आपका जो गुड्स और सर्विस परचेज किया उसकी वैल्यू कंसिडरेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आप स्टेट कमीशन गए थे और स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया और उसके ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, उसके ऑर्डर से आप खुश नहीं हो, आप जो है उसको फर्दर ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हो, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई कंज्यूमर जो है वो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी एग्रीड होता है, तो फाइनली वो फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। तो ये पूरा जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि जो कि सेक्शन 28 में बताया गया है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी, वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाती है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। और गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि एक से ज़्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन होना चाहिए, तो वो फिर इस्टेब्लिश कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट डीम्स फिट इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में ए तो होना ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा जो है वो कमीशन कर सकती है। जैसे कि जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस केस में वहाँ पे गवर्नमेंट करती है कि वहाँ पे जो है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन ओपन कर देती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं उसको। एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 पॉइंट देखेंगे। पहला, एक प्रेसिडेंट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा, और वहीं पे दूसरा, नॉट लेस देन 2 and not more than such number of member as may be prescribed in consultation with the central government। यानी कि कम से कम 2 मेंबर तो होंगे ही प्रेसिडेंट के अलावा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कहती है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगी और जो है उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी कर सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन की मेंबरशिप हो गई, यानी कि कितने लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होते हैं। क्लियर? तो अब जो है यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैसे उसकी प्रोसीजर होती है। तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप इसको समरी में समझिएगा। अब सपोज करिए कि आपने जो है 50,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज किया। क्लियर? अब जो है आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब आप जो है आप कंप्लेन करोगे, तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो नोटिस भेजती है किसको? अपोजिट पार्टी को, और फिर 5 दिनों का मौका देती है कि आप जो है आपस में सेटलमेंट कर लीजिए, यानी कि मीडिएशन कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है, या फिर स्टेट कमीशन जाओगे या फिर नेशनल कमीशन जाओगे, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो है आपस में मीडिएट कर लीजिए। अगर वहाँ पे मीडिएशन का ऑप्शन होता है तो मीडिएशन के लिए आपको जो है 5 दिनों का मौका दिया जाता है। तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज, if it appears to the district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि हाँ सेटलमेंट हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, तो वो जो है दोनों पार्टी को डायरेक्ट करेगी टू गिव इन राइटिंग विद इन 5 days कंसेंट टू हैव देयर डिस्प्यूट सेटल्ड बाय मीडिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2029 में चैप्टर 5 है, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर दोनों पार्टीज सेटलमेंट करती हैं, दोनों पार्टीज मीडिएशन करती हैं, तो 5 दिनों के अंदर जो है उनको राइटिंग में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देना होगा। तो सबसे पहले अगर वहाँ पे मीडिएशन का चांस होता है, तो ये नहीं कि जो है मीडिएशन का चांस नहीं है लेकिन फिर भी जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर दे दे कि नहीं आप मीडिएशन करिए, ऐसा नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ चांसेस हैं, तो मीडिएशन करने के लिए जो वहाँ पे 5 दिनों का टाइम दिया जाता है, और रिटन में जो है वहाँ पे मीडिएशन का जो है वहाँ पे आपको देना पड़ता है कि हाँ हम दोनों पार्टीज हैं और दोनों मीडिएशन करने को तैयार हैं। अगर मीडिएशन फेल हो जाता है, इफ मीडिएशन फेल्स, तब वहाँ पे क्या होता है, वेयर द कंप्लेंट रिलेट्स टू एनी गुड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल
refer a copy of the admitted complaint within 21 days from the date of its admission to the opposite party mentioned in the complaint, directing him to give his version of the case within a period of 30 days or such extended period not exceeding 15 days as may be granted by it। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो मीडिएशन के लिए 5 दिन मिला आपको, अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो उस केस में जो कंप्लेन जिसने कंप्लेन डाला है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसने जो कंप्लेन दिया है, उसके कंप्लेन डालने से 21 दिनों के अंदर जो उसकी कॉपी होगी वो जो है जो दूसरी अपोजिट पार्टी होती है उसको भेजी जाती है, और फिर अपोजिट पार्टी से जो है 30 डेज में जो है उसको जो है अपना जवाब वहाँ पे देना होता है। अपोजिट पार्टी मेंशन्ड इन द कंप्लेंट डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन ऑफ द केस, यानी कि उसका क्या कहना है उसको 30 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। और वहीं पे अगर कुछ केसेस में एक्सटेंड भी टाइमिंग मिल जाता है तो वहाँ पे 15 दिन का मैक्सिमम जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 30 + 15 45 दिन, लेकिन नॉर्मली उसको 30 डेज में अपना जवाब देना होता है। तो कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया, मीडिएशन फेल हो गया, तो 21 दिनों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी, और नोटिस के मिलने से 30 दिनों के अंदर जो अपोजिट पार्टी है उसको अपनी बात वहाँ पे रखनी होगी। और इन केस कभी कभी जो है वहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है उसको 15 दिन का ग्रांट भी जो है मिल जाता है, कि उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपना जवाब देने के लिए। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इफ द कंप्लेंट एलिग्स a defect in the goods which cannot be determined without proper analysis और टेस्ट ऑफ द गुड। अब कंडीशन ये आती है कि जो कंज्यूमर उसने गुड्स लिया था या सर्विस लिया था, अगर उसने गुड्स परचेज किया था तो अगर वो गुड्स जो है बिना टेस्टिंग के उसमें जो है काम नहीं हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है कि उस गुड्स की टेस्टिंग करवाई जाती है। ठीक है। ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, सील इट एंड ऑथेंटिकेट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रेफर द सैंपल सो सील्ड टू द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी अलॉन्ग with a direction that such laboratory to make an analysis or test whichever may be necessary। यानी कि बहुत बार ऐसा गुड्स होता है, ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप जो है उसको देख के नहीं बता सकते हो कि हाँ वो ख़राब है, आपको जो है उसको टेस्ट करना पड़ता है, लैब में भेजना पड़ता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है वो जो है लैब में भेजेगी टेस्ट करने के लिए सैंपल उसका लेके, विथ अ व्यू टू फाइंडिंग आउट वेदर सच गुड्स सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट एलिग्ड इन द कंप्लेंट और फ्रॉम एनी अदर डिफेक्ट एंड टू report its finding thereon to the district commission within a period of 45 days of the receipt of the reference or within such extended period as may be granted by it। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सैंपल भेजेगी कहाँ पे, लेबोरेटरी में उसको टेस्टिंग के लिए, तो 45 दिनों के अंदर जो है उसको जो है अपना जवाब, अपना रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, पहले जो है मीडिएशन हुआ, मीडिएशन फेल हो गया, तो उस केस में जो है 21 दिनों के अंदर जो है नोटिस अपोजिट पार्टी को भेजेगी, अपोजिट पार्टी को 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो जो है अपनी बात रखे, उसके बाद फिर जो है केस स्टार्ट हो जाता है। और अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट था तो केस सॉल्व हो जाएगा, सीधे डिसीजन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट था जिसकी टेस्टिंग जरूरी होती है तो वहाँ पे जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है सैंपल लेके, और 45 डेज का वहाँ पे जो है टाइम दिया जाता है कि 45 डेज के अंदर जो है वहाँ पे उसको जो है टेस्ट की रिपोर्ट जो है वहाँ से आ जाए। उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाता है। एवरी complaint shall be disposed within a period of 3 months from the date of receipt of notice by opposite party where the complaint does not require analysis or testing of commodities। यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे जो कमोडिटी है उसकी टेस्टिंग या फिर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में 3 महीने के अंदर जो केसेस है उसको डिस्पोज कर देना होता है। वहीं पे अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 महीने का टाइम लिया जाता है, 5 महीने के अंदर जो वहाँ पे केस को डिस्पोज किया जाता है। यानी कि कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो उसके केस को जो है 3 महीने के अंदर, कब से 3 महीने के अंदर, जब अपोजिट पार्टी को जो है रिसिप्ट दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तब से 3 महीने के अंदर उसको केस को बंद करना होता है। अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 महीने के अंदर। जैसे कि सर्विस है तो सर्विस के केस में टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको 3 महीने के अंदर ही उसको इसको सुलझाया जाता है। लेकिन अगर गुड्स है वहाँ पर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 5 महीने तक का वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है। अब बात कर लें कि क्या ऑर्डर होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर केस जीत जाता है, डिफॉल्ट होता है और जो है सेलर की गलती होती है, तो उस केस में जो है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिफेक्ट स्पेसिफाइड इन द कंप्लेंट और दैट एनी ऑफ द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट अबाउट द सर्विस और एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी आर प्रूव्ड, it shall issue an order to the opposite party directing him to do one or more of the following namely। तो नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे
डिसीजंस होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकती है अगेंस्ट अपोजिट पार्टी, यानी कि जब प्रूफ हो जाता है कि हाँ अपोजिट पार्टी की गलती है तो उस केस में जो है ये फॉलोइंग डिसीजंस जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकती है, एक या एक से ज़्यादा जो है अप्लाई कर सकती है। क्या क्या है? सबसे पहला, टू रिमूव द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन, यानी कि जो भी लेबोरेटरी ने पॉइंट आउट किया कि हाँ इस गुड्स में ये डिफेक्ट है तो वो जो है अपोजिट पार्टी को बोला जाता है कि आप उस डिफेक्ट को रिमूव करो। पहला तो ये डिसीजन हो गया। दूसरा, टू रिप्लेस द गुड विथ न्यू गुड ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो सेलर को बोल देगी, अपोजिट पार्टी को बोल देगी कि आप जो इस गुड्स को रिप्लेस करिए और नया सामान दीजिए उसको जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। या फिर तीसरा है, टू रिटर्न टू द कंप्लेंट द प्राइस और एज द केस में बी द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेंट along with the such interest on such price और charges as may be decided। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है उसको बोला जाता है कि जो जिसने कंप्लेंट की है उसको जो भी प्राइस है, जिसने प्राइस पेड किए हैं उसको जो है वो दीजिए along with interest। वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ जो है वहाँ पे पैसे वापस करने को बोला जाता है। या फिर to pay such amount as may be awarded by it as compensation to the customer for any loss or injury suffered by the consumer due to negligence of the opposite party, यानी कि अपोजिट पार्टी ने नेग्लिजेंस किया, इसकी वजह से जो भी लॉस या इंजरी हुई है कंज्यूमर को उसके लिए भी जो है वहाँ पे कंपनसेशन उसको जो दे, यानी कि जो प्राइस उसने पे किया वो तो दे, उसके अलावा ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जो भी इंजरी हुई है उसके लिए भी जो है कंपनसेशन अपोजिट पार्टी दे। या फिर ई है, टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाई इट एज कंपनसेशन इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन अंडर चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में कुछ प्रोडक्ट लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पनिशमेंट दिया जा सकता है। एफ है, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसीज इन दिस सर्विस इन क्वेश्चन। डिफेक्ट को, जो भी गुड्स या डेफिशिएंसीज में डिफेक्ट है उसको रिमूव करिए जहाँ पे लैब टेस्टिंग नहीं हुई है और लगता है कि फिर भी गुड्स में डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करें। या फिर जी है, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट देम, यानी कि अगर कोई सेलर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है, फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, उसको डिसकंटिन्यू करेगा। आप सपोज करें कि आप जो है गलत एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, प्राइस को घटा बढ़ा के दिखा रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। नॉट टू ऑफर द हैजार्डस और अनसेफ गुड्स फॉर सेल, यानी कि अगर कोई सेलर जो है कोई ऐसा सामान बेच रहा है जिससे कि किसी को नुकसान पहुंच सकता है तो वो जो है वहाँ पे सेल को बंद कर दे। टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल, यानी कि अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिससे कि सामने पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है तो उसको जो है आप विड्रॉ करिए, आप जो है नहीं बेच सकते हो। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड टू डेजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विस विच आर हैजार्डस इन नेचर, यानी कि आप जो है जो भी हैजार्डस गुड्स बना रहे हो उसको सीज कर दिया जाएगा। ठीक, देन है टू पे सच सम एज मे बी डिटरमाइंड बाई इट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट लॉस और इंजरी हैज बीन सफर्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर हु आर नॉट आइडेंटिफाइबल कन्वीनियंटली, प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ सम सो पेबल शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड एज केस में बी टू सच कंज्यूमर्स, यानी कि आप सपोज करें कि कोई कंज्यूमर है, कोई सेलर है, उसने बहुत सारे कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट बेच दिया था और सबके साथ वो धोखाधड़ी हो गया, यानी कि सबके साथ डिफेक्टिव हो गया, लेकिन उस केस में कुछ ही नहीं कंप्लेन किया, तो इस केस में जो अपोजिट पार्टी होगी जिस पे फाइन लगाया जाएगा उसको 25% से ज़्यादा जो है उसको वहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। जिसने भी वैल्यू का उसने डिफेक्टिव गुड बेचा है उसका 25% जो है उसको या उससे ज़्यादा का फाइन उसको देना पड़ता है। टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर किसी ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग गलत एडवर्टाइजिंग जो है पब्लिश कर दिया है तो उस केस में जो है उसको करेक्ट एडवर्टाइजिंग जो है वहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा, वो भी पूरे खर्चा खुद उठाकर अपोजिट पार्टी को। टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज, यानी कि जो भी खर्चा आया है दूसरे पार्टी को उसको जो है प्रोवाइड करे। टू सीज एंड रजिस्ट फ्रॉम इशूइंग एनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो कि ऊपर पहले भी हो चुका है कि यानी कि आप जो है सीज कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको जो रोक दिया जाएगा कि आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ क्या कहते हैं डिसीजंस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ले सकता है, और याद रहे कि ये जो डिसीजंस हैं ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही नहीं, ये स्टेट कमीशन, ये नेशनल कमीशन भी ले सकती है। तो यानी कि स्टेट कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन हो, प्रोसेस यही होता है। प्रोसेस क्या होता है कि आप जो है कंप्लेंट करोगे, कंप्लेंट करने के बाद जो है पहले मीडिएशन का ऑप्शन देखा जाएगा, मीडिएशन फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो है वहाँ पर अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजी जाएगी, उसको 30 दिन का मौका मिलेगा, उसके बाद फिर गुड्स और सर्विस का केस देखा जाएगा। अगर जो है लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है तो वहाँ पर जो है 3 महीने के
अंदर जो है केस को सुलझाया जाएगा, नहीं तो फिर अगर लैब टेस्ट की जरूरत होगी तो वहाँ पे 5 महीने के अंदर जो है केस को सुलझाया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं किसी भी रिड्रेसल एजेंसी द्वारा। यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो है ऑर्डर पास कर दिया। अब अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है उससे, तो 45 दिनों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट आप जो है स्टेट कमीशन में एप्लीकेशन दे सकते हो। तो 45 दिनों के अंदर, आज जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास किया तो आज से 45 दिन के अंदर आपको जो है स्टेट कमीशन में अप्लाई करना होगा अगर आप जो है उसके अगेंस्ट जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि सेक्शन 42 में है। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही जो है इस्टेब्लिश किया जाता है और इसको हम स्टेट कमीशन कहते हैं, और ये हर स्टेट में पाया जाता है, हर स्टेट में जो है इस्टेब्लिश होता है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे अपने स्टेट में नॉर्मली जो है उनका जो भी कैपिटल होता है वहाँ पे जो है इसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी से स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है और स्टेट कमीशन भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है। ईच स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे कौन कौन होगा हर कमीशन में, स्टेट कमीशन में? तो एक तो प्रेसिडेंट होगा और दूसरा नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 से कम नहीं होते हैं और यहाँ पे 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 4 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट जो बात करती है और उसको अप्रूव करवाती है। क्लियर। तो 4 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। तो ये जो है यहाँ पे स्टेट कमीशन के मेंबरशिप हो गई। तो अब बात कर लें कि स्टेट कमीशन में किस टाइप के केसेस आते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी कि अगर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अमाउंट है तो उस केस में स्टेट कमीशन में ही अपील करना होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप्लाई किया था और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेट कमीशन में आना होता है। तो इन दोनों ही केस में स्टेट कमीशन में अपील की जाती है। प्रोसीजर सेम रहेगा यहाँ पे। क्लियर। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट कमीशन में प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू नेशनल कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी कि अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी आप जो है एग्रीव होते हैं तो उस केस में आप जो है नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो, भी 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर। आज ऑर्डर आया है, 30 दिनों के अंदर जो है आपको नेशनल कमीशन में जो है वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। क्लियर। An appeal filed before the state commission or the national commission, as the case may be, shall be made to dispose of the appeal within a period of 90 days from the date of admission। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टेट कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन हो, 90 दिनों के अंदर उनको जो है, यानी कि 3 महीने के अंदर जो है उनको केस को क्लोज करना होता है। क्लियर। तो स्टेट कमीशन में प्रोसीजर वही रहेगा कि कंप्लेन आएगी, जो है ऑर्डर जो है भेजा जाएगा, अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, अपोजिट पार्टी आएगी, केस लड़ा जाएगा। उसके बाद अगर गुड्स सर्विस है उसमें लैब टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो है वहाँ पे तुरंत जो है उसको डिसीजंस सुना दिया जाएगा केस के अकॉर्डिंग। देन आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेक्शन 53 में है। तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, वो भी एनसीटी रीजन में। क्लियर। और इसको जो है हम नेशनल कमीशन भी कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम नेशनल कमीशन कहते हैं। तो नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि यहाँ पे 4 मेंबर से कम नहीं हो सकते, एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर ही होगा, और 4 से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रिस्क्राइब करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होगा नेशनल कमीशन के केस में, जो प्रेसिडेंट होगा उसकी एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर इन केस ऑफ एनी अदर मेंबर, यानी कि अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएगा, और या फिर कोई जो मेंबर हैं, 4 मेंबर होते हैं, उनकी एज 67 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर कोई पर्सन 70 ईयर से ज़्यादा है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अगर कोई पर्सन 67 ईयर से ज़्यादा है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर। द नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन। अब नेशनल कमीशन में कौन से केसेस आएंगे? तो नेशनल कमीशन बट ऑब्जेक्ट है कि जो स्टेट कमीशन से एग्रीव्ड हैं वो नेशनल कमीशन आ सकते हैं, या फिर जिनकी अमाउंट, जिनकी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो। तो कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड 2 करोड़।
या फिर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, या फिर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो इन तीनों के केस में जो है आप नेशनल कमीशन आ सकते हैं। क्लियर हैं? तो यहाँ पे जो है सेम चीज़ है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय नेशनल कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो अगर अब आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी नाखुश हैं तो फिर आप जो है 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जो है केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है पूरा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, जहां पे सबसे पहले अगर आपके वैल्यू की जो वैल्यू है गुड्स या सर्विस की वो 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओगे। क्लियर? अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से नाखुश हैं या फिर आपके जो वैल्यू है गुड्स और सर्विस की वो 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो आप स्टेट कमीशन जाओगे। अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से जो है एग्रीव्ड है यानी कि खुश नहीं है, और या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आप जो है नेशनल कमीशन जाते हो। नेशनल कमीशन के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड होते हो, नाखुश होते हो, तो उस केस में फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो 30 दिनों के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन जाने के लिए 30 दिन का मौका मिलेगा, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन जाने के लिए 30 दिन का मौका मिलेगा, और नेशनल कमीशन से आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी वहाँ पे आपको 30 दिन का मौका मिलता है। नॉर्मली जो यहाँ पे हर स्टेट कमीशन में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन चाहे नेशनल कमीशन हो, 3 महीने के अंदर जो है केस को जो है सॉल्व करने की बात कही गई है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था वो पुराना एक्ट था 1986 में, जहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन सेटअप किए गए थे। तो अगर किसी भी कंज्यूमर की कंप्लेन है और उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस है वो जो है अगर 20 लाख रुपए तक की थी तो उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करना पड़ता था, यानी कि जो भी केस है उसमें 20 लाख रुपए तक का है, इन्वॉल्व है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, तो उस केस में उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना होता था। वहीं पर अगर जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है कंप्लेन में उसकी जो अमाउंट है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उस केस में उसको स्टेट कमीशन में जाना पड़ता था, यानी कि स्टेट कमीशन जो है ऐसे कंप्लेन को एंटरटेन करती जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स जो है या वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ की है। वहीं पर अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसकी कंप्लेन आई है वो 1 करोड़ से ज्यादा की है तो उस केस में उनको नेशनल कमीशन जाना पड़ता था, यानी कि नेशनल कमीशन जो है ऐसे केसेस को, ऐसे कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की है। क्लियर? तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के था। उसके बाद फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है जो जुरिस्डिक्शन थी उसमें चेंजेस किए गए। अब जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन केसेस को हैंडल करेगी जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो 1 करोड़ रुपए तक, यानी कि अगर कोई ऐसा कंप्लेन जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस की अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपए तक की है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। वहीं पर अगर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कंप्लेन आ रही है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में है तो उस केस में उनको स्टेट कमीशन जाना होगा। स्टेट कमीशन ऐसे कंप्लेन को एंटरटेन करेगी जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है। क्लियर? और वहीं पर अगर जो कंप्लेन आ रही है जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में उनको फिर नेशनल कमीशन जाना होता था। लेकिन इसमें भी जो है अमेंडमेंट कर दिया गया 2021 में। तो 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 को नोटिफाई किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल्स 2021 30 दिसंबर 2021 को इसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वहां पर उन्होंने बताया कि जो जुरिस्डिक्शन की अमाउंट थी उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब जो जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की वो क्या होगी, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 50 लाख रुपीज, यानी कि अगर 50 लाख रुपए तक की कंप्लेन है, यानी कि जो कंप्लेन है वो वहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो 50 लाख रुपए तक है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन जो है वो एंटरटेन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वहां पर उसको देखेगा। वहीं पर अगर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके लिए कंप्लेन आ रही है वो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के लिए है तो वो स्टेट कमीशन डील करेगी। द स्टेट कमीशन शैल हैव जुरिस्डिक्शन to entertain complaints where the value of the goods or service paid as consideration exceeds 50 lakh but does not exceed 2 करोड़ रुपीस। क्लियर? और उसी के बाद jurisdiction of national commission में क्या हो गया कि national commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration exceed 2 करोड़ रुपीस, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट हुआ
कंप्लेन का तो नेशनल कमीशन, 50 लाख से 2 करोड़ स्टेट कमीशन और 50 लाख से कम तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्लियर? तो अगर हम उस टेबलर फॉर्म में इसको सेटअप करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 जो आया उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वहाँ पर 50 लाख रुपए तक की कंप्लेन को इंटरटेन किया जाएगा। जो स्टेट कमीशन है वहाँ पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के जो कंप्लेन होंगे उनको इंटरटेन किया जाएगा। और वहीं पर नेशनल कमीशन जहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो ऐसे कंप्लेन को वहाँ पर इंटरटेन किया जाएगा, नेशनल कमीशन इंटरटेन करेगी। क्लियर? तो ये जो है अमेंडमेंट्स हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के जुरिडिक्शन में। आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये नोटिफाई किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को और एप्लीकेबल हुआ 2000 से ही एप्लीकेबल हुआ है। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ये एक इकलौता लॉ है इंडियन गवर्नमेंट में जो कि साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करता है। दिस एक्ट हैज़ 13 चैप्टर एंड हैज़ 90 सेक्शन। इस एक्ट में 13 चैप्टर हैं और 90 सेक्शन है, 90 सेक्शंस हैं आईटी एक्ट 2000 में। तो अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी का यूज़ जब आप गवर्नेंस करने के लिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। व्हेन गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो आईसीटी का यूज़ करने लगती हैं अपने बिजनेस को सिटीजन से डील करने के लिए, बिजनेस से डील करने या फिर दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी से डील करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के, तो रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिडक्शन इन फाइल्स, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है और फाइल्स की रिडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि सारे डेटाज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हार्डवेयर में सेव कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली कंडक्ट की जाती है जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफेक्टिव सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आप इजिली जो है सुपरवाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हैं सभी रिकॉर्ड्स को। एलिमिनेशन ऑफ हायरार्की एंड डिले, यानी कि पहले क्या होता था कि किसी भी फाइल को किसी भी काम को करवाना है तो पहले अलग अलग लेवल पे जाके उसको फाइल को पास करना होता था। अब क्या है, डायरेक्टली जिससे काम है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, यानी कि अब जो भी ऑनलाइन होने से, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होने से ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी कि कोई भी क्या कहते हैं कि करप्शन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी का और इफेक्टिव यानी कि टाइमली डिलीवरी भी पब्लिक सर्विसेज को दे सकते हो। हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन इन एप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो गया अब वो एप्रोप्रिएट टाइम पे होता है, यानी कि अब डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ फाइलिंग। एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं किसी से, तो वहाँ पे 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि एट्रीब्यूशन यानी कि किसने भेजा है, सेंडर, ओरिजिनेटर कौन है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो रिसीवर है उसने रिसीव किया है, सीन किया है या नहीं। और डिस्पैच यानी कि टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच, कब वो कितने बजे और किस जगह से भेजा गया है और वो कहाँ पर कितने बजे और किस जगह से रिसीव किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में मेंशन करना, स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि सेक्शन 11 में डिस्कस किया है, तो एट्रीब्यूशन मीन्स द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए पर्टिकुलर पर्सन एज द क्रिएटर ऑफ ए वर्क, यानी कि किसी ने कोई काम किया है तो उसको उस काम से रिलेट करिए कि हाँ ये काम इस पर्सन ने किया है, ये काम इस पर्सन ने किया है। तो इसी को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन। किसी काम को जिस पर्सन ने किया है उसको उस काम से रिलेट करने को ही क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में भी क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किसने बनाया है, किसने भेजा है, उसको ही बताना एट्रीब्यूशन कहलाता है। फिक्सिंग द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर यानी कि ओरिजिनेटर एंड रिसीवर यानी कि एड्रेसी, उसी को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन। यानी कि जिस काम को जिसने किया है उसी का नाम लेना ही एट्रीब्यूशन कहलाता है। आइडेंटिटी फिक्स करना कि ये सेंडर है, ये ओरिजिनेटर है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको एट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ओरिजिनेटर को। इफ़ इट इज़ वॉज सेंड बाई ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, अगर ओरिजिनेटर ने उसको खुद भेजा है तो उसको जो है
एट्रीब्यूट करिए बाय द पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट इन बिहाफ ऑफ ऑरिजिनेटर, या फिर ऑरिजिनेटर की जगह कोई दूसरा पर्सन जो है वो एक्ट कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ ऑरिजिनेटर, तो आप उस पर्सन को जो है एट्रीब्यूट करिए। या फिर बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ऑरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, यानी कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जिस ऑरिजिनेटर द्वारा, या फिर ऑरिजिनेटर ने किसी पर्सन को रिक्रूट किया है। तो अगर उस इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली वो ऑरिजिनेट किया गया है या डेवलप किया गया है, सेंड किया गया है, तो ऐसे केस में भी आप एट्रीब्यूशन किसको देंगे? ऑरिजिनेटर को ही देंगे। तो या तो ऑरिजिनेटर ने खुद भेजा हो, या फिर उसने किसी पर्सन को अपॉइंट किया हो, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया हो जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो ऐसे केस में हम एट्रीब्यूशन किसको देंगे? ऑरिजिनेटर को ही देंगे, यानी कि सेंडर को देते हैं। अब आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ये सेक्शन 12 में किया गया है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ शोइंग दैट यू हैव सीन रिसीव समथिंग, यानी कि एक ये एक्ट है जिसमें आप पता चलता है, आप बताते हो कि हाँ आपने कोई चीज़ रिसीव कर ली है, देख ली है या फिर नोटिस कर ली है। तो द एड्रेसी शुड सेंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज मेंशन्ड बाय ऑरिजिनेटर, यानी कि अगर ऑरिजिनेटर यानी सेंडर ने कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भेजा है कि आपको एक्नॉलेजमेंट इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भेजना है, तो फिर आपको उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, यानी रिसीवर को यानी कि एड्रेसी को उसी फॉर्मेट में आपको एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है। अगर ऑरिजिनेटर ने कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एक्नॉलेजमेंट का नहीं भेजा है, तो उस केस में आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से अपनी एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं, चाहे फ़ोन करके, चाहे मैसेज है, ईमेल से, कैसे भी करके आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यस यू हैव रिसीव्ड, यू हैव सीन दी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 13 में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितने बजे और किस प्लेस से भेजा गया है, और कितने बजे किस प्लेस पे वो रिसीव हुआ है, इस चीज़ का जो है मेंशन किया जाना है। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच, यानी कितने और किस जगह से भेजा गया, एंड रिसीप्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिसिप्ट, यानी कि कितने बजे किस जगह पे वो रिसिप्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये सेक्शन 13 में है। तो ये पता होना चाहिए कि कितने बजे कहाँ से भेजा गया और कितने बजे कहाँ पे ये रिसीव हुआ है। तो इन केस ऑफ डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि सपोज करिए कि किसी का खुद का पर्सनल सिस्टम है, फिक्स है, तो ऐसे केस में जब भी वो रिकॉर्ड उस रिसोर्स में, उस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर करता है, तो वही टाइम और प्लेस कहलाएगा डिस्पैच का या फिर रिसीप्ट का। और अगर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं, यानी कि हमारा खुद का कंप्यूटर रिसोर्स नहीं, हम साइबर कैफे से या फिर किसी दूसरे का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम रिकॉर्ड को, इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिट्राइव करेंगे या एड्रेसी द्वारा उसको देखा जाएगा, सीन किया जाएगा, तो वो टाइम और वो प्लेस ही क्या कहलाएगा? टाइम एंड प्लेस ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी जिस टाइम पे और जिस समय, जिस प्लेस से हम उस रिकॉर्ड को देखेंगे, इसको रिट्रीव करेंगे, तो टाइम एंड प्लेस कहलाएगा। तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ज़रूरी है कि एट्रीब्यूशन, यानी कि जिसने उसको भेजा है, ऑरिजिनेटर कौन है, एक्नॉलेजमेंट यानी रिसीवर जो एड्रेसी वो एक्नॉलेजमेंट देता है कि यस यू हैव, ही हैज़ और शी हैज़ रिसीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एंड डिस्पैच जिसमें कि आपको टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ रिसीप्ट मेंशन करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड फ्रॉम एंड रिसीव्ड एट ऑरिजिनेटर और एड्रेसी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और इफ नॉट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि ये अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो डिस्पैच किया गया है वो ऑरिजिनेटर के खुद के ऑफिस से या फिर उसके रेजिडेंस से भेजा गया है, और अगर खुद का ऑफिस नहीं है या फिर खुद का ऑफिस नहीं है तो उसके रेजिडेंस से भेजा गया है। और अगर खुद का इस तरीके से एड्रेसी के केस में कि रिसीव कहाँ हुआ है, तो एड्रेसी के ऑफिस में रिसीव हुआ है ये माना जाता है। अगर एड्रेसी का खुद का ऑफिस नहीं है तो ऐसे केस में उसके पर्सनल जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है उसको हम रिसीप्ट का एड्रेस या प्लेस मानते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच होना, इस डिस्पैच का डिटेल होना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर्ड डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम से क्लियर है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो सिक्योर्ड हो, वेयर एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर हैज़ बीन अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है किसी रिकॉर्ड पे, तो वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। कब तक? जब तक कि उसका वेरिफिकेशन ना किया जाए, यानी कि सपोज करिए आपको कोई फाइल भेजनी है तो आपने उसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर लगा के उस फाइल को भेज दी है, तो जो रिसीवर है जब उस
उसमें वो वेरीफाई करके उसको ओपन कर लेता है, तब तक वो सिक्योर्ड कहलाता है। ठीक, सिक्योर्ड डिजिटल सिग्नेचर, इसी तरह से जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैलिडेट करते हैं, वो भी क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। कब? जब कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर उसमें अप्लीकेबल किया जाता है। मीन्स बाय एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर डिजिटल सिग्नेचर एट द टाइम इट was affixed was unique to subscriber affixing, यानी कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया है वो सब्सक्राइबर जो लगा रहा है वो यूनिक है। कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सब्सक्राइबर, उस डिजिटल सिग्नेचर से हम जो भी सब्सक्राइबर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन विच डिजिटल सिग्नेचर इज अफिक्स्ड अल्टर्ड देन डिजिटल सिग्नेचर बिकम इनवैलिड, और डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें किसी ने कोई छेड़खानी की, अल्टर्ड किया, तो वो डिजिटल सिग्नेचर इनवैलिड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। एक तो वो यूनिक होना चाहिए, दूसरा उससे हम आइडेंटिफाई कर सके सब्सक्राइबर कौन है, और तीसरा कि अगर कोई उसमें अल्ट्रेशन करता है, कोई छेड़खानी करता है, तो वो इनवैलिड हो जाए, तो उसको सिक्योर्ड डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर के थ्रू उसको लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ जिसको भेजा गया वही ओपन कर सकता है आफ्टर वेरिफिकेशन। और इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर, अगर कोई छेड़खानी करता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर इनवैलिड हो जाता है, और उस डिजिटल सिग्नेचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्सक्राइबर कौन है, और यूनिक होना चाहिए वो डिजिटल सिग्नेचर। हम बात करें कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, तो डिजिटल सिग्नेचर जैसा कि बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहा जाता है, जो कि आईटी एक्ट 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के नाम से बोला गया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक ऐसा सिग्नेचर जो डिजिटल फॉर्म में होता है, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये सही है, वैलिड है। इज ए टेक्निक टू वैलिडेट द लेजिटिमेसी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डिजिटल मैसेज है, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट है, तो उसको वैलिड करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए कि हाँ लीगली वो वैलिड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, है कि हम सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं या कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे केस में हम मोस्टली डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देख लें कि रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होती है, जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है, उसको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोलर को रिक्रूट करती है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज ए पर्सन एंड एंटिटी दैट इशू और लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी सर्टिफाइंग कंपनी या एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सके। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन इंडिया कौन कौन सी हैं, जैसे कि ई मुद्रा है, एनआईसी है, सेफ स्क्रिप्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इनके पास लाइसेंस है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सकें। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इनको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक कंट्रोलर अपॉइंट करती है, चाहे वो कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर सकती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 17 में बताया गया है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एंड डिप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर एज रिक्वायर्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि उन एजेंसीज को जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने का लाइसेंस है, उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर अपॉइंट कर सकती है। डिप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर शैल परफॉर्म फंक्शंस असाइंड बाय कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि जो डिप्टी कंट्रोलर है और जो असिस्टेंट कंट्रोलर है, वो जो कंट्रोलर होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके द्वारा जो असाइंड फंक्शंस होंगे उसको परफॉर्म करेंगे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस जो भी होगी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देयर शैल बी ए सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर का ऑफिस होगा उसका सील भी एक होगा जिसको वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ करेगा। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, जो कि सेक्शन 18 में है, तो कौन कौन से फंक्शंस है कंट्रोलर के, तो सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें उसको सुपरवाइज करेगा। लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा, बनाएगा, जिसको सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि जो
सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ में एम्प्लॉय होंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको भी कंट्रोलर जो है डिसाइड करता है। स्पेसिफाई द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ DSC एंड की, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और की के लिए क्या फॉर्मेट होगा, क्या कंटेंट होना चाहिए, उसको स्पेसिफाई करता है कंट्रोलर। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच अकाउंट्स शैल बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो भी अकाउंट्स हैं उसमें जो फॉर्म्स यूज़ होंगे उसको कैसे मेंटेन करना है उसको स्पेसिफाई करता है कंट्रोलर। टर्म एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसका रेमुनरेशन क्या होगा, उसके रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन को भी स्पेसिफाई करता है कंट्रोलर। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट है डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और सब्सक्राइबर के बीच में तो उसको रिजॉल्व करता है कंट्रोलर। लेइंग डाउन ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की जो भी ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसको ले डाउन करता है कंट्रोलर। तो ये कुछ फंक्शंस है जो कि कंट्रोलर परफॉर्म करता है। इसी तरीके से रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि सेक्शन 19 में है, इसमें ये बताया गया है कि जो कंट्रोलर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो एज ए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ IT एक्ट 2000 के अंदर काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल में विथ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ और ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन देकर किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को सर्टिफाई कर सकता है कि वो इंडिया में IT एक्ट 2000 के अंदर एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ काम कर सकते हैं। कंट्रोलर टू एक्ट ए रिपोजिटरी, जो कंट्रोलर होता है वो रिपोजिटरी की तरह एक्ट करता है, यानी कि उसके पास सभी DSC इशूड जो भी इशूड DSC ही होते हैं डिफरेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, उसकी एक डेटा बैंक तैयार होता है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से उसको सेव करके रखता है। कंट्रोलर के पास लाइसेंस टू इशू DSC, कंट्रोलर जो है वो DSC इशू करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है सेक्शन 21 के अंदर। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, अगर कंट्रोलर को लगता है कि हाँ कोई गलत काम हो रहा है या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसके पास ये राइट होता है कि वो सस्पेंड कर दे किसी की भी लाइसेंस को। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि सपोज करिए टाइम जो है एक्सपायर हो गया या फिर डेथ हो गई या फिर जो कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई या फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रोलर के पास ये राइट होता है कि वो जो भी लाइसेंस दिया गया है किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उसको वो रिवोकेट कर ले, यानी कि कैंसिल कर दे। नोटिस ऑफ सस्पेंशन एंड और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि जो भी सस्पेंशन करने जा रहा है या फिर जो भी रिवोकेशन करने जा रहा है कंट्रोलर, उसको पहले नोटिस देना होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, जिससे कि वो जो भी सफाई देनी हो, क्लैरिफिकेशन देना हो वो दे सके। और जब अगर अप्रूव नहीं होता है, उसकी क्लैरिफिकेशन मान्य नहीं होती, तो फिर वो सस्पेंड या फिर रिवोकेट कर सकता है लाइसेंस को। पावर टू डेलीगेट अथॉरिटी इन राइटिंग टू डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर के पास ये राइट होता है कि वो अपने पावर्स को डेलीगेट कर सके अपने डिप्टी कंट्रोलर को या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर को। पावर टू इन्वेस्टिगेट, कंट्रोलर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, वो किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। एक्सेस टू कंप्यूटर डाटा, उसके पास सभी कंप्यूटर को और डेटा को एक्सेस करने का पावर होता है, राइट होता है। तो ये कुछ रेगुलेशंस थी जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के ऊपर होती है। अब बात करें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC क्या होता है। तो DSC एक सिक्योर डिजिटल की होता है दैट इज इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेटिंग एंड सर्टिफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट। तो DSC क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक सिक्योर डिजिटल की है जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज द्वारा इशू किया जाता है सब्सक्राइबर को, यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई किया जा सके, उसको वैलिडेट किया जा सके जो भी उस सर्टिफिकेट को लेके बैठा है। DSC फीस मैक्सिमम, यानी कि नॉर्मली जो मैक्सिमम फ़ी है वो 25,000 है या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है फ़ी वो फ़ी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। DSC कंटेन डिजिटल सर्टिफिकेट, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या होते हैं, तो यूज़र नेम होता है, उसका पिन कोड, कंट्री नेम, ईमेल ID, डेट ऑफ इशुएंस, नेम ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सारी डिटेल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में होती हैं। DSC में भी सस्पेंडेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर और इन पब्लिक स्टेट्स, यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो सब्सक्राइबर को दिया गया है उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है, चाहे तो या तो सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में करना पड़ रहा हो। DSC में भी रिवोक्ड, यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करता है या फिर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाता है या फिर कोई फॉल्स डेटा, गलत डेटा सब्सक्राइबर ने दिया था या फिर जो सभी रिक्वायरमेंट्स
होती हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पाने के लिए, वो सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया तो ऐसे केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास ये राइट होता है कि वो डिजिटल सिग्नेचर को रिवोक कर ले। सब्सक्राइबर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड हर्ड एंड देन फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन, यानी जो भी सब्सक्राइबर होता है जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्सक्राइब किया है उसको पहले कम्युनिकेट करना चाहिए कि उसको नोटिस देना चाहिए कि हाँ आपको सस्पेंड या रिवोकेट किया जा रहा है आपके डीएससी को, और उसके बाद उसको सुनना चाहिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिवोक या कैंसिल करने से पहले। डीएससी इज इशूड फॉर 1 to 2 ईयर, यानी कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है उसको 1 से 2 साल के लिए ही इशू किया जा सकता है। आफ्टर वैलिडिटी एक्सपायर्ड, जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसको रिन्यू करना पड़ता है। ए पर्सन में हैव डिफरेंट डीएससी फॉर डिफरेंट यूज, यानी कि किसी भी पर्सन के पास एक से ज़्यादा डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो सकता है। वो पर्सनल, एक डीएससी पर्सनल यूज के लिए सकता है, एक डीएससी ऑफिशियल यूज के लिए भी रख सकता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हो। ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर, देखिए होता क्या है कि जब भी आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना होता है तो वहाँ पे हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेन उठाया और जो है आपने लैपटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर साइन कर दिया और हो गया, नहीं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलता है जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करती है, ठीक है। तो आपको जिस भी कैंडिडेट्स को वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ZG, सब्सक्राइबर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं। यानी कि अगर आपने जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से तो आप जो है सब्सक्राइबर हो गए। तो अब ये जो सब्सक्राइबर होते हैं इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती है जो कि सेक्शन 40 से 42 के बीच में बताया गया है। प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर हु हैव ऑब्टेन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम सम सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि अगर आपने किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करने के लिए, जैसे आईटीआर, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे या फिर आपकी फैमिली में कोई फाइल करता होगा तो वो वहाँ पे एक ऑप्शन था डिजिटल सिग्नेचर का, तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की वहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के, उनके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि सेक्शन 40 से 42 के बीच में बताया गया है। तो सबसे पहला है जनरेटिंग की पेयर, जनरेटिंग की पेयर जो कि सेक्शन 40 में बताया गया है। वेयर एनी DSC हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सब्सक्राइबर ही हैज़ अ ड्यूटी टू जनरेट द की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक की टू विच प्राइवेट की ऑफ सब्सक्राइबर कॉरस्पॉन्ड एंड विच इज टू बी लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाई अप्लाइंग इन द सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 16। तो अगर जो है आपने सब्सक्राइबर हैं, आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आपने उसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो यहाँ पे जो आप सब्सक्राइबर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है की पेयर को वो जनरेट करे, पब्लिक की और प्राइवेट की को वो जनरेट करे, और साथ ही साथ ये भी उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको लिस्ट करे कहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, टू बी लिस्टेड इन दी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी जो भी उसने की जो है जनरेट किया है उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्ट करे। और कैसे लिस्ट करेगा, बाय अप्लाइंग इन दिस सिक्योरिटी प्रोसीजर, जो सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उस की को जो है लिस्ट भी करना होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे जो है एक ड्यूटी हो गई कि की पेयर को जनरेट करना और उसको लिस्ट करना हो गया, क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट जो ड्यूटी है सब्सक्राइबर की, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि सेक्शन 41 में बताया गया है। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब कि अगर आप जो है अपना सर्टिफिकेट किसी एक या एक से अधिक पर्सन को पब्लिश करते हो या फिर अथॉराइज करते हो कि वो पब्लिश कर सके, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। या फिर आप जो है कहीं रिपोजिटरी में उसको यूज़ करते हो या फिर आप जो है डेमोस्ट्रेट करते हो उसको अप्रूवल को, तो फिर आप क्या हो जाओगे, यानी ये माना जाता है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 41 में क्या है, एंटाइटल्स हिम यानी कि सब्सक्राइबर टू द राइट अंडर इट एज वेल एज इम्पोजेज सम ऑब्लिगेशन अपॉन हिम, यानी कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास कुछ राइट्स भी होंगी और साथ ही साथ आपने एक्सेप्ट किया है तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी होगी। तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस को लेकर, ए सब्सक्राइबर शैल बी डीम्ड to have accepted a DSC if he publish or authorize the publication of digital signature certificate to one or more person or in a repository or otherwise demonstrate his approval of DSC in any manner, यानी कि जब कोई पर्सन, जब कोई सब्सक्राइबर किसी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक या एक से अधिक पर्सन को पब्लिश करता है या फिर उसको रिपोजिटरी में पब्लिश करता है या फिर उसको जो है डेमोस्ट्रेट करता है अपना अप्रूवल किसी भी मैनर में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर, तो ये माना जाएगा कि जो सब्सक्राइबर है उसने डिजिटल सिग्नेचर
सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ डीएससी अमाउंट्स टू सर्टिफिकेशन बाय द सब्सक्राइबर टू ऑल हु रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन कंटेंट देयर इन डेट, यानी कि अगर आपने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके, तो फिर ये चीज़ माना जाएगा कि आप जो है वो सर्टिफाइड है, आपकी तरफ से सर्टिफाइड है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सही होगा। द सब्सक्राइबर होल्ड्स एंड इज इंटाइटल्ड टू होल्ड द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डीएससी। ये क्या है, ये सब ऑब्लिगेशंस हो गए कि सब्सक्राइबर के पास जो है प्राइवेट की है और इन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डीएससी। क्लियर। ऑल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ऑल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डीएससी आर ट्रू। ये भी क्या है, ऑब्लिगेशन है किसकी, सब्सक्राइबर की, कि जो भी रिप्रेजेंटेशन उसने सब्सक्राइबर ने दिए हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, जो भी इंफॉर्मेशन डीएससी में है वो सारी की सारी क्या है, ट्रू है। ये सब्सक्राइबर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसी तरीके से ऑल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डीएससी दैट इज विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर इज ट्रू, यानी कि जो भी डीएससी में इंफॉर्मेशन है और सब्सक्राइबर की नॉलेज में है वो सभी के सभी ट्रू है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है, सब्सक्राइबर का। क्लियर। यानी कि उसने जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सही है, जो भी डीएससी में इंफॉर्मेशन है जो भी उसको पता है सब्सक्राइबर को वो भी सही होने चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइबर के पास जो है प्राइवेट की और पब्लिक की भी जो है वो होनी चाहिए, वो भी लिस्टेड होनी चाहिए कहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। वही जो तीसरा है दैट इज कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, यानी कि सेक्शन 42 में बताया गया है कि प्राइवेट की का कंट्रोल भी कहाँ होना चाहिए, जो सब्सक्राइबर है उसके पास। ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिकली लिस्टेड इन द डीएससी। क्लियर। तो पब्लिकली लिस्टेड डीएससी में अगर आपका जो प्राइवेट की है उसका पूरा कंट्रोल रीजनेबल केयर जो है वो सब्सक्राइबर को रखना होता है। ड्यूटी टू टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट की, यहाँ पे जो है जो भी अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो प्राइवेट की को अपने, तो यहाँ पे आपको पूरी जो है ध्यान रखना होगा किसको, सब्सक्राइबर्स को। इफ़ द प्राइवेट की हैज़ बीन compromised और लॉस्ट ड्यूटी टू कम्युनिकेट द सेम टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विदाउट एनी डिले। अगर जो है प्राइवेट की आपसे सब्सक्राइबर से खो जाता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उस केस में जो सब्सक्राइबर है उसकी ड्यूटी बनती है कि तुरंत के तुरंत सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीए को जो है बिना किसी डिले बिना किसी लेट के जो है वो वहाँ पे इन्फॉर्म करे, कम्युनिकेट करे। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है ड्यूटी हैं सब्सक्राइबर के, अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज़ किया है, आपने जो है इशू करवाया है। तो पहला कि आप की पेयर को जनरेट करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे डीएससी में, आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी की सारी आपने जो सही दी हैं, और वहीं पे कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की अगर आप जो है जनरेट कर रहे हैं तो वो लिस्ट हो डीएससी में, और साथ ही साथ उसको आप रीजनेबल केयर भी कर रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो, और उसमें जो भी अगर आप जो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फिर लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में आप तुरंत जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बिना किसी डिले के कम्युनिकेट करेंगे। आईटी एक्ट 2000 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ ऑफेंसेस भी हैं। अगर वो कोई भी पर्सन उस क्राइम को, उस इलीगल एक्टिविटी को करता है तो उसके लिए उसको पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसमें कि उसको जेल यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी होता है, और साथ ही साथ उसको मॉनेटरी फाइन भी देना होता है। तो सेक्शन 65 में है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं, नोइंगली या इंटेंसली चुराते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर आप उसमें ऑफेंस के कैटेगरी में आते हैं। और सेक्शन 65 के अंतर्गत आपको जेल 3 साल तक की जेल या फिर 2 लाख तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है, यानी कि 3 साल की जेल के साथ 2 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों में से कोई एक आपको पेनल्टी के तौर पे लगाया जा सकता है। वहीं पे सेक्शन 66 में है हैकिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हो नोइंगली और इंटेंसली, तो फिर ये भी ऑफेंस के अंदर आता है, और इसमें भी 3 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक या फिर दोनों पेनल्टी के रूप में आपको लगाया जा सकता है। सेक्शन 66B में रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप जो है कोई चुराया हुआ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस परचेज करते हैं किसी पर्सन से, तो फिर इस केस में भी आपको 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों या फिर कोई एक जो है आपको पेनल्टी के तौर पे लगाया जाएगा। सेक्शन 66C में है कि यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड चुरा के यूज़ करते हैं फ्रॉड तरीके से, तो ऐसे केस में भी आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर
1,00,000 तक का फाइन देना पड़ेगा, या फिर दोनों ही आप पे एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 66D में चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ करके आप चीट कर रहे हो किसी पर्सन को, तो ऐसे केस में भी आपको 3 साल तक की जेल या फिर 1,00,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। सेक्शन 66E में है पब्लिशिंग प्राइवेट इमेज ऑफ अदर, यानी कि किसी दूसरे पर्सन का प्राइवेट इमेज आप पब्लिश करते हो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं किसी वेबसाइट पे, तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर आपको 2,00,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर आप दोनों ही लगाया जा सकता है। सेक्शन 66F एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, यानी कि आप साइबर टेररिज्म करते हैं, साइबर का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का यूज़ करके आप टेररिज्म को फैलाते हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, यानी कि पूरे जीवन भर के लिए जिस जेल में रहना पड़ेगा। सेक्शन 67 पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि ऐसी कुछ एडल्ट वाली चीज़ें जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं पब्लिश कर सकते, और अगर आप पब्लिश करते हैं तो ऐसे केस में आपको 5 साल तक की सज़ा या फिर 10,00,000 का फाइन या फिर दोनों ही आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 67A पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, यानी कि अगर आप कोई ऐसी इमेज को पब्लिश करते हैं जिसमें सेक्सुअल एक्ट्स को परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको जो है 7 साल की सज़ा और या फिर 10,00,000 का जुर्माना या फिर दोनों ही आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 67B में पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, यानी कि आप चाइल्ड पॉर्न को, अगर चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेट का या इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके, तो फिर ऐसे केस में आपको 5 साल तक की सज़ा या फिर 10,00,000 तक का फाइन या फिर दोनों ही आपको लग सकता है। इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर और एंड विथ फाइन 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन, यानी कि अगर आप प्रीडेटिंग चिल्ड्रन वाला काम करते हैं तो ऐसे केस में 7 साल की सज़ा या फिर 10,00,000 या फिर दोनों ही सज़ा आपको मिलेगी। सेक्शन 67 में है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड्स सभी मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं, अगर आप जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, फेल हो जाते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सज़ा या फिर फाइन के साथ आपको लगाया जा सकता है। सेक्शन 68 में है फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ ऑर्डर्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, उनको आप उनको रिफ्यूज़ करते हो, उसको आप परफॉर्म नहीं करते, तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सज़ा या फिर 2,00,000 तक का फाइन या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगाया जा सकता है। सेक्शन 69 में है फेलियर और रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, यानी कि आप जो है सिक्योर डेटा नहीं रखते हैं, उसको जो है रिफ्यूज़ करते हैं, फेल हो जाते हैं उसको सिक्योर करने में, तो ऐसे केस में आपको 7 ईयर्स का जो है इम्प्रिजमेंट और पॉसिबल फाइन जो है आप पे लगाया जा सकता है। सेक्शन 70 में है सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू ए प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी कि आप appropriate government may by notification the official gazette declare that any computer system और computer network is to be protected system, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोटेक्टेड सिस्टम और उसको आप जो है प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 10 साल तक की सज़ा और फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 71 मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज़ करके कुछ गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ 1,00,000 का फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि कोई भी कॉन्फिडेंस मैटर था, कोई भी प्राइवेसी थी, अगर आप उसको ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सज़ा या फिर 1,00,000 तक का फाइन या फिर दोनों ही आपको दिया जा सकता है। सेक्शन 73 में है पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पार्टिकुलर, यानी कि गलत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने किसी पर्टिकुलर में लगाया है, पब्लिश किया है, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सज़ा या फिर 1,00,000 तक का फाइन या फिर दोनों ही मिलता है। और सेक्शन 74 में पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडलेंट पर्पज, यानी कि आपने फ्रॉडलेंट पर्पज से कोई भी चीज़ पब्लिश किया है, तो ऐसे केस में 2 साल तक की सज़ा, 1,00,000 का तक का फाइन या फिर दोनों ही ऑफेंस के क्रिमिनल को लगाया जा सकता है। तो ये ऑफेंसेज हैं और पेनल्टीज़ हैं उनके लिए, जो कि IT एक्ट 2000 में डिस्कस किए गए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।